Hello gentlemen, how you all doing? This is Kishan Singh and I have cleared CDS 3 out of 3 times and I'm here to help you in your CDS preparation. तो आज हम अपने फिजिक्स का एक और लेक्चर पढ़ेंगे, ठीक है, नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है वर्क एंड एनर्जी। ऑलराइट, इसका नाम है, एक सेकेंड, ऑलराइट, वर्क एंड एनर्जी। ठीक है, तो बेसिकली हम पहले जानते हैं कि वर्क क्या होता है। अगर हम अपने डे टू डे लाइफ वाली बात करें, ठीक है, तो पढ़ना वर्क है, ठीक है, खाना वर्क है, खेलना वर्क है, कूदना वर्क है। बट जो हम साइंस के पर्सपेक्टिव से लेते हैं ना, तो वर्क क्या होता है? वर्क होता है बेसिकली फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी वर्क जो है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट है। ठीक है, तो हम वर्क को लिखते हैं एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, एफ एस कॉस थीटा। यहाँ पर एफ है फोर्स, ठीक है, और एस है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और कॉस थीटा क्या है? कॉस थीटा बेसिकली डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स है। ठीक है, आई समझाता हूँ। देखो, जो वर्क होती है ना वो स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। इस पर सवाल पूछ लेगा कि वर्क कैसी क्वांटिटी है। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है विच मीन्स इट ओनली हैज मैग्नीट्यूड। सिर्फ इसमें मैग्नीट्यूड होता है और कोई डायरेक्शन नहीं होता। और जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है ना, ठीक है, वो दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है। तो बोले यार फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, और वर्क, फिर वर्क स्केलर क्वांटिटी कैसे हो गया? देखो, जो दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट होता है ना, वो हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी देता है। तो ये बात याद रखना कि जो दो वेक्टर क्वांटिटी का स्केलर प्रोडक्ट होगा, सॉरी, दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट जो होगा, ठीक है, वो हमेशा स्केलर क्वांटिटी देगा। इसकी वजह से वर्क जो है स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन नहीं है। तो मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। ठीक है, एक टेबल के ऊपर, ठीक है, एक बॉक्स रखा हुआ है। ठीक है, एक बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है, उसको आपने हाथ से पुश किया, उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाई, ठीक है, हाथ से पुश किया, और उसकी पोजीशन जो है अब ये हो गई है। अब नई पोजीशन उसकी टेबल पे वो यहाँ तक, यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, यानी आपने उसको यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस कर दिया, बेसिकली उसकी पोजीशन को चेंज कर दिया। ठीक है, उसको डिस्प्लेस कर दिया। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? एस। लेट्स सपोज एस डिस्टेंस इसने मूव किया है, एस इसका डिस्प्लेसमेंट आया है, ठीक है, और एफ फोर्स लगी थी। अब देखो, जो फोर्स है ना, ठीक है, वो भी इसी डायरेक्शन में लगी है, और जो मोशन हुआ है, बेसिकली जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो भी इसी डायरेक्शन में हुआ है, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम है। तो यहाँ पर अगर आप वर्क निकालना चाहोगे ना, तो क्या कहोगे? वर्क इक्वल टू एफ इंटू एस कॉस थीटा। ठीक है, एफ एस कॉस थीटा कह लो, या फिर एफ इंटू एस कॉस थीटा। अब देखो, इन दोनों के बीच में एंगल क्या है? दोनों सेम डायरेक्शन में, एंगल जीरो है। कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है? कॉस जीरो, कॉस जीरो। तो कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है? 1। ये बात पता होगी, कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पर जो वर्क डन आ जाएगा ना, वो आ जाएगा एफ एस। ठीक है, अगर मैं इसी से बताऊं, आपने 10 न्यूटन की फोर्स लगाई और 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट आया है, तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ? 10 न्यूटन की फोर्स इंटू 5 मीटर का डिस्टेंस, 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट, यानी कि जो आपने वर्क किया है वो 50 जूल का किया है। तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी कि किस तरीके से हम वर्क साइंस में लेते हैं। ठीक है, तो देखो, ये जब हम cos थीटा लेते हैं ना, ठीक है, cos थीटा लेते हैं, cos थीटा लेने का सेंस ये होता है कि अगर हमें किसी एंगल पे निकल पाएगा ना वर्क, तो भी हम निकाल लेंगे। बट आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, ठीक है, अगर आप वर्क को फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट सिंपल भी लोगे ना, ठीक है, तो भी मैं आपको बता दूँ आप कैसे कर सकते हो। ठीक है, आपके आपके सिलेबस में बेसिकली आपके पर्सपेक्टिव से दो ही केस पूछेगा, या तो फोर्स लग रही होगी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में, ठीक है, या फिर फोर्स लग रही होगी डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में। तो जब अपोजिट डायरेक्शन आएगा ना, तो हमने बताया, तो हमने लास्ट जो हमारा हमने वो पढ़ा था, हमारा लॉज ऑफ मोशन, उसमें हमने देखा था जब फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगती है ना, तो हम उसे रिटार्डेशन कह देते हैं, क्योंकि वो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी ना अपोजिट डायरेक्शन में लगी हुई फोर्स, वो रिटार्डेशन होगी। कैसे? ले समझ, पहले हम ये वाला केस समझते हैं, जब फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट के सेम केस में, डिस्प्लेसमेंट के सेम डायरेक्शन में लगी हुई है। एक कार है, वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही है, ठीक है, आपने उसमें एक्सेलरेटर दबाया, ठीक है, तो उस पर एक्सटर्नल फोर्स आपके इंजन ने आपको जनरेट करके दी, उसकी वजह से आपकी कार में एक्सेलरेशन आया। अब जो आपकी कार की स्पीड है ना, वो बढ़ने लगेगी। ठीक है, इसे हम कहते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। ठीक है, बेसिकली आपकी गाड़ी जो है वो एक्सेलरेट कर रही है, उसकी स्पीड बढ़ रही है। ठीक है, अब दूसरे केस में क्या हुआ? आपकी गाड़ी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही थी,
ठीक है, आपने देखा आगे जाम है तो आपने ब्रेक लगाया, आपने ब्रेक लगाया, ठीक है, तो आपकी गाड़ी की स्पीड धीमी हुई, 5 मीटर पर सेकेंड हुई और फिर गाड़ी आपकी रुक गई। तो बेसिकली जो फोर्स लगी ना, वो जिस डायरेक्शन में मूव कर रही थी गाड़ी उसके अपोजिट डायरेक्शन में तो लगी, आपने ब्रेक लगाया ना, इसकी वजह से धीमी होने लगी। धीमी तो तभी होगी ना जब फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रही होगी, ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, यानी जो डिस्प्लेसमेंट रहा था, गाड़ी तो आगे जा रही थी, बट अब जो फोर्स लगी है, ठीक है, वो पीछे की डायरेक्शन में लगी है, इसकी वजह से जो है कार जो है आपकी गाड़ी जो है वो रुक गई है। ठीक है, तो इस केस में हम क्या कहेंगे, इस एक्सेलरेशन को क्या कहते हैं हम, नेगेटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन या फिर डी एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हम नेगेटिव साइन ये डिनोट करते हैं लेके कि जो फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में लगी है, और पॉजिटिव साइन का मतलब होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में लगे हुए हैं। ठीक है, तो आप इससे भी कर सकते हो, आपको कॉस थीटा वाले फॉर्मूला की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधे सिंपल पॉजिटिव या नेगेटिव डायरेक्शन दिखा के ये दिखा सकते हो कि जो वर्क हुआ है वो फोर्स ने डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में किया है या फिर डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट किया है। देखो वर्क को सिर्फ हम मैग्नीट्यूड लेंगे, जो नेगेटिव जो साइन होगा ना वो सिर्फ फोर्स किस डायरेक्शन में लगी है वो दिखाएगा, क्योंकि वर्क तो स्केलर क्वांटिटी है, उसके पास तो डायरेक्शन है ही नहीं, उसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है। नेगेटिव डायरेक्शन दिखाएगा कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अगर पॉजिटिव है तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में लगी है, और अगर नेगेटिव साइन आ रहा है तो फोर्स जो है डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में लगी है। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। ठीक है, तो मैंने आपको करके भी दिखा दिया। तो आप फोर्स जो आपको अगर फॉर्मूले आपको क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो बेसिकली आप फोर्स की वैल्यू लगाना, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू लगाना, और ये देखना कि वो क्या कह रहा है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, ठीक है, अगर रुक रही है चीज़, ठीक है, तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, अगर चीज़ रुक रही है तो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, और वही चीज़ एक्सेलरेट हो रही है, चीज़ की स्पीड बढ़ रही है, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में। तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। फिर आपका यहाँ कॉन्सेप्ट आता है एनर्जी का। ठीक है, एनर्जी का बेसिकली आपको दो टाइप की एनर्जी पढ़नी है, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। और ये दोनों एनर्जी जो है वो मैकेनिकल एनर्जी होती है, मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं काइनेटिक एनर्जी की। ऐसे लाइन बना देता हूँ मैं यहाँ पर, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। तो देखो काइनेटिक एनर्जी होती है ना, काइनेटिक एनर्जी किसी चीज़ के पास क्यों आती है, क्यों होती है उसके पास, वो होती है ड्यू टू मोशन। अगर कोई चीज़ मोशन में है ना तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। लेट्स सपोज एक बॉल है, ठीक है, या एक समझ लो एक कार है, बॉल छोड़ो, एक कार ले लो, ठीक है, एक कार जो है वो मूव कर रही है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, ठीक है, और इसका मास है लेट्स सपोज 100 kg, 100 kg। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी आएगी हाफ mv²। ठीक है, हाफ मास इसका 100 kg इंटू वेलोसिटी इसकी 10 है तो 10 का स्क्वायर। तो यहाँ से आप निकालोगे हाफ इंटू 100 इंटू 100, तो ये आ जाएगी आपकी 100 इंटू 100 कितना होगा 40, ये आपकी आ जाएगी 5000 जूल। यानी ये जो एक 100 kg की कार 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है, ठीक है, तो इसके पास इस टाइम एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, वो होगी 5000 जूल की। ठीक है, तो अगर मैं बताऊं कि काइनेटिक एनर्जी बेसिकली है क्या, तो लेट्स सपोज एक बॉल है, ठीक है, एक बॉल है वो रुकी हुई स्टेट में है, इस टाइम उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है। आपने इस बॉल पे एक फोर्स लगाई, ठीक है, एक फोर्स लगाई और इसको मूव करा दिया, ठीक है, इसको मूव करा दिया। अब जो इसकी वेलोसिटी है ना वो v है, ठीक है, v है, और आपने इसको कितना डिस्प्लेस किया, अभी तक का जो डिस्प्लेसमेंट है जब तक उसने v वेलोसिटी एक्वायर किया है उसका डिस्प्लेसमेंट लेट्स सपोज s है। ठीक है, तो वर्क क्या होता है, वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये हमें पता है वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब अगर मैं हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। ठीक है, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है, ऑलराइट। तो v², तो इसकी जो है फाइनल वेलोसिटी v है, ठीक है, v²। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, वो स्टैटिक है, चल नहीं रही है, इनिशियली वो क्या थी 0 है इसकी इनिशियल वेलोसिटी, प्लस 2as। ठीक है, s डिस्प्लेसमेंट, a एक्सेलरेशन, जो फोर्स की वजह से उसमें एक्सेलरेशन आएगा वो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ v², ठीक है, अपॉन 2a इज इक्वल टू s। ठीक है, तो वर्क को लिखता हूँ मैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट की जगह ये वैल्यू रख देता हूँ v² अपॉन 2a।
और फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। कुछ मास रहा होगा, उस पर आपने फोर्स लगाई, इस मास पे, इस बॉल को कुछ मास रहा होगा m, ठीक है, उस पर आपने फोर्स लगाई तो उसमें एक एक्सेलरेशन आया, ठीक है, एक्सेलरेशन आया, इसकी वजह से उसकी वेलोसिटी जो है बेसिकली चेंज हुई है, उसमें एक्सेलरेशन आया, ठीक है। तो फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो बॉल का मास और उसमें आया हुआ एक्सेलरेशन, ठीक है, v²/2a। अब जो ए से और ए कट जाएगा, ठीक है, ठीक है, तो हमारे पास जो बेसिकली हमारा वर्क आया है वो कितना निकल के आया है, हाफ mv², ठीक है, हाफ mv², और यही जो है हमारी वो है काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv²। यही काइनेटिक एनर्जी, बेसिकली आप ये कह लो कि यहाँ से मूव कराने में इसको बेसिकली वर्क कितना लगा, ठीक है, तो हाफ mv² लगा, ठीक है, और वही जो वर्क था वो इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया, बेसिकली वही इसकी काइनेटिक एनर्जी है। तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी, ठीक है। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ, एक क्वेश्चन करवा के बताता हूँ, तो आपको समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है। हाँ देखो, काइनेटिक एनर्जी का क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं इसको। अ मास ऑफ 15 kg इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकंड, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय इट। तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी, हाफ mv², हाफ मास कितना है 15 kg, वेलोसिटी कितनी है 4 मीटर पर सेकंड, तो 4 का स्क्वायर, ठीक है, तो हाफ इंटू 15 इंटू 16, तो यहाँ से 16 से काट लेना 8, ठीक है, और 15 एट जा कितना होता है, 15 एट जा होता है आपका 120, ठीक है, तो 120 जूल जो है वो इसके पास एनर्जी होगी, ठीक है। तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। अब एक क्वेश्चन और है इसमें, देखते हैं हम। हाँ, अब इसने पूछा है वर्क टू बी डन टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ अ कार फ्रॉम 30 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, इफ द मास ऑफ द कार इज 1500 kg, ठीक है, ऑलराइट। तो देखो, तो बेसिकली वर्क डन पूछा है, ठीक है, वर्क डन पूछा है जब हम 30 kg से, सॉरी 30 किलोमीटर पर आवर से 60 किलोमीटर पर आवर तक उसकी स्पीड को ले जाएंगे, तो हम पहले इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इसकी कितनी होगी, हाफ m, ठीक है, m यानी उसका मास, ठीक है, इंटू 1500 kg, ठीक है, इंटू इसकी वेलोसिटी, वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, देखो अब 30 किलोमीटर पर आवर है इसकी वेलोसिटी, ये बात याद रखना, 30 किलोमीटर पर आवर है, तो किलोमीटर पर आवर में नहीं, हम जब काइनेटिक एनर्जी में स्पीड लेंगे ना तो मीटर पर सेकंड में ही लेंगे, तो मैंने आपको बताया था किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो 5 इंटू 18 से इसको डिवाइड कर देना है। फिर आपकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई, ठीक है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो इतनी हुई 30 किलोमीटर पर आवर से, पर आवर की जब स्पीड है उसमें, ठीक है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ मास तो सेम ही रहेगा कार का, ठीक है, इंटू 60 इंटू 5 इंटू 18, ठीक है। अब वर्क डन पूछा है ना कि 30 किलोमीटर पर आवर से 60 किलोमीटर पर आवर तक पहुंचाने के लिए उसकी स्पीड को, ठीक है, ऑलराइट। तो वर्क डन में लिखूंगा काइनेटिक एनर्जी फाइनल, इतना ही तो वर्क लगा होगा, फाइनल माइनस इनिशियल कर दूंगा तो उसके बीच का में वर्क निकल आएगा, माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, तो मैं यहाँ से हाफ और उसका मास कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास क्या बचेगा 60 इंटू 5/18 का स्क्वायर माइनस 30 इंटू 5/18 का होल स्क्वायर। फिर जब आप इसको कैलकुलेट करोगे ना तो आपका आंसर आएगा 1,56,250 जूल। तो कैलकुलेट कर लेना, कैलकुलेशन में क्या है, कैलकुलेशन तो आप कर ही लोगे, ठीक है, वरना कैलकुलेशन में थोड़ा सा टाइम लग जाता, ठीक है, और यहाँ पर थोड़ी जगह नहीं बची है, ऑलराइट। और ठीक है, तो इसे जब कैलकुलेट करोगे तो 1,56,250 जूल जो है आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, ऑलराइट। तो ये है आपका, इतना वर्क आपको करना पड़ा एक मास जो है 1500 kg का, उसको 30 किलोमीटर पर आवर से 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में लाने के लिए। तो आई होप आपको काइनेटिक एनर्जी और उसके क्वेश्चन जो है वो समझ में आ गए होंगे। फिर नेक्स्ट हमारी एनर्जी आती है, वो आती है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है जैसे काइनेटिक एनर्जी थी ड्यू टू मोशन, पोटेंशियल एनर्जी होती है ड्यू टू पोजीशन और कन्फिगरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, बेसिकली उसकी पोजीशन की वजह से या उसकी कन्फिगरेशन, कन्फिगरेशन बेसिकली उसकी अलाइनमेंट की वजह से, ठीक है, समझते हैं इसको। लेट्स सपोज आपके आपके सामने एक बॉक्स रखा हुआ है,
लेट्स सपोज एक m मास का बॉक्स रखा हुआ है, उसको आपने उठाया, ठीक है, और उसको उठा के आपने उसको 6 मीटर की हाइट तक उठा दिया। तो इस 6 मीटर की हाइट तक उठाने में आपको कितना वर्क करना पड़ा होगा उसको, ठीक है, देखते हैं। वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो बेसिकली फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, यही तो होता है फोर्स। तो मास तो हमारे पास m है, ए क्या लगेगा यहाँ पर बताओ, ए लगेगा हमारा जो हम अर्थ अर्थ है, अर्थ का एक्सेलरेशन क्या होता है, जी होता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बेसिकली क्या होता है, जी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक ही जगह आ जाएगा जी, जिसकी वैल्यू 9.8 होती है, ठीक है, जी आ जाएगा। इनटू आपने कितनी हाइट तक ले गया उसको, ठीक है, और जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, एच है, और एच की वैल्यू 6 है, मैंने एच मान लिया, ठीक है। तो आपका जो वर्क डन आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, एम जी एच। यही आपकी पोटेंशियल एनर्जी है कि इस हाइट पर आके इस ऑब्जेक्ट के पास एनर्जी कितनी है, वो है इसके पास एम जी एच के बराबर, ठीक है। लेट्स सपोज इसका मास है 10 के जी, 10 kg का, ठीक है, 10 kg का। तो अब मैं इसकी वैल्यू लगा दूँ 10 kg, जी की वैल्यू 9.8, ठीक है, इंटू हाइट कितनी है 6, ठीक है। तो 98 टाइम्स 6, अब जो भी आएगी 98 टाइम्स 6 जूल जो है वो इसके पास एनर्जी होगी। अब बोलो कि इसके पास एनर्जी कैसे होगी, बेसिकली ये एनर्जी कैसे होगी, क्योंकि देखो अगर आप 6 मीटर ले गए हो ना, ठीक है, इसके पास इतनी एनर्जी है, अगर इसको छोड़ोगे ना, अगर इसको वहां से छोड़ोगे ना, तो इस एनर्जी का यूज करते हुए ये यहाँ पर आके गिर जाएगा। बेसिकली अगर इसके पास कोई एनर्जी स्टोर नहीं होती ना, तो ये यहीं रुक जाता है। अब इसके पास एक एनर्जी स्टोर हो गई है, और इस एनर्जी को डिसिपेट करने के लिए ये गिरेगा, और फिर वापस यहाँ पर आके उसकी जो एनर्जी है वो जीरो हो जाएगी। तो बेसिकली उसकी पोजीशन की वजह से, देखो पहले यहाँ पोजीशन थी, और जब आपने 6 मीटर उसको ऊपर उठा दिया ना, तो उसके पास एक एनर्जी स्टोर हो गई, जिसे हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ये तो होगी पोजीशन की वजह से। अब एक, ठीक है, एक रबर बैंड समझ लो, आपके पास एक रबर का एक बैंड है, ठीक है, उसको आपने खींचा, ठीक है, दोनों साइड से खींच के उसको आपने इतना लंबा कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा ना, जैसे ही आप इस पर से फोर्स रिमूव करोगे ना, इस पर से फोर्स रिमूव करोगे, तभी अपने नॉर्मल साइज, नॉर्मल शेप में आ जाएगा, ठीक है। जब आपने उसको स्ट्रेच किया ना, ठीक है, स्ट्रेच किया, तो उसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई, ठीक है। और उस एनर्जी का यूज करते ही यूज करके जैसे आपने फोर्स, बेसिकली आपने जैसे फोर्स रिमूव करी ना, तो उस पोटेंशियल एनर्जी का यूज करके वो अपने नॉर्मल साइज में आ गया, और एनर्जी जो है उसने सारी यूज कर दी। अब इसकी फिर से एनर्जी क्या हो गई, वो जीरो हो गई, अपने ओरिजिनल साइज में आ गया। तो जो एनर्जी इसके अंदर स्टोर हुई थी, ठीक है, वो उसने यूज कर ली अपने ओरिजिनल साइज में आने के लिए इस शेप से। यानी उसकी एनर्जी जो पहले जीरो थी, आपने फोर्स लगाई, उसको खींचा, उसके अंदर कुछ एनर्जी स्टोर हुई, ठीक है, उस एनर्जी जब आपने फोर्स हटाई, तो उस एनर्जी का यूज करते हुए वो वापस से अपने ओरिजिनल साइज में आ गया, और सारी एनर्जी उसने यूज अप कर ली अपने नॉर्मल साइज में आने के लिए, ठीक है। और उसकी जो एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी जो उसके अंदर स्टोर हुई थी, वो फिर से जीरो हो गई। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पोजीशन होती है या फिर ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो बेसिकली अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है ना, तो बस इतना याद रखना कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है एम जी एच, ठीक है। अब इसमें मैं आपको एक क्वेश्चन करवा के दिखा देता हूँ। कौन गया, हाँ ये रहा, फाइंड द एनर्जी possessed by an object, ठीक है, ऑफ मास 10 kg व्हेन इट इज एट अ हाइट ऑफ 6 मीटर अबव द ग्राउंड, ठीक है। ये ग्राउंड है, इससे 6 मीटर पे है, 6 मीटर पे है, ठीक है। तो वही चीज़ है, देखो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एम जी एच, ठीक है, एम जी एच। एम क्या है 10, जी क्या है 9.8। वो देखो वही सेम एग्जैक्ट मेरा वाला आ गया, मैंने बाई चांस, मैं तो तुक्के से लगाया था वो वैल्यू, बाई चांस वही वैल्यू आ गई। हो सकता है मैंने ये पहले एग्जाम्पल पढ़ा हो तब लगा दिया हो। तो 98 इंटू 6, अगर मैं कर ही दूँ, देखो क्या होता है, 6 9 54 होता है, और 6 8 48 होता है, तो ये आ जाएगा 588 जूल, ठीक है। 588 जूल जो है, ठीक है, वो ये एनर्जी पजेस करेगा, या फिर मैं कह सकता हूँ इस हाइट तक ले जाने के लिए ग्राउंड से लेकर हमें 588 जूल का वर्क करना पड़ा होगा, बात वही है। चाहे इस पॉइंट की एनर्जी बताऊँ मैं, पोटेंशियल एनर्जी तो 588 जूल है, या फिर नीचे से यहाँ तक ले जाने के लिए मुझे वर्क कितना करना पड़ा होगा, जो वर्क करना पड़ा होगा ना, वो इसमें एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, ठीक है, वो होगा 588 जूल। तो आई होप आपको इतना पार्ट जो है वो समझ में आया होगा, ठीक है, ठीक है। फिर एक चीज़ याद रखना, एक आता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एक चीज आती है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो कहती है एनर्जी
कैन नाइदर बी क्रिएटेड, कैन नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। मतलब ना तो एनर्जी को हम क्रिएट कर सकते हैं ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ठीक है, हम एनर्जी को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, बट हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली जो एनर्जी होती है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो सकती है। अगर मैं इसका आपको एग्जांपल दे के बताऊँ ना, ठीक है, आपका एक बॉक्स था, ठीक है, वो अर्थ की सरफेस पे रखा हुआ था। ठीक है, आप उसको उठा के एक हाइट एच पे ले आए। ठीक है, तब उसमें क्या हुआ होगा, अब आप सब बता सकते हैं कि उसके अंदर एक mgh पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई होगी। ठीक है, अब आपके पास एक पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, फिर मैं कह रहा हूँ कि उसके पास एक एनर्जी है। ठीक है, और उस एनर्जी का यूज जब आप उसको छोड़ोगे ना, तो वो उस एनर्जी का यूज करते हुए, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ बेसिकली इस जगह इस एनर्जी का यूज करेगी और नीचे आएगी। ठीक है, तो ये तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो तो ड्यू टू पोजीशन है। और जब चीज मूव करती है, ठीक है, मूव करती है तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी आती है, काइनेटिक एनर्जी आती है। ठीक है, तो बेसिकली होगा क्या, जो ऑब्जेक्ट के पास इस टाइम पोटेंशियल एनर्जी है ना, जब वो गिरेगा ना, ठीक है, जब वो गिरेगा तो उसकी जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में स्टोर हो जाएगी। उसकी जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में बेसिकली कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, और जब वो गिर रहा होगा, ठीक है, तो उसके बाद उसका मास भी रहेगा और कुछ स्पीड से भी गिर रहा होगा। तो बेसिकली लेट्स सपोज इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे उसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 70% पोटेंशियल एनर्जी बची है। बेसिकली यहाँ पूरे एच हाइट तक 100% पोटेंशियल एनर्जी थी। कुछ नीचे लेवल पे उसके बाद 70% एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी बची है। वो जो 30 जो इतना रास्ता वो गिरा है ना, वो जो 30% है ना, वो उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी है, हाफ mv²। इतना पार्ट गिर चुका है ना वो यहाँ से यहाँ तक, बेसिकली कुछ वेलोसिटी से गिरा होगा, तो वो चीज वो जो है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी है। तो बेसिकली क्या है, एनर्जी जो है हम उसको क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है, और उसको हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। बेसिकली जो हमने यहाँ से उठाकर यहाँ तक एनर्जी लाई ना, वो हमने कुछ वर्क किया उसके ऊपर, वो हमने अपनी एनर्जी खर्च करी। जो हमारी एनर्जी थी ना, ठीक है, वो इस पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, फिर जो है पोटेंशियल एनर्जी वो इस काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो बेसिकली मेरे कहने का सेंस ये है कि जो एनर्जी होती है ना, वो हम क्रिएट नहीं कर सकते और उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। बेसिकली वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती रहती है। यानी जो टोटल एनर्जी जो है, ठीक है, वो हमारी कंजर्व रहती है। जो चीज़ क्रिएट नहीं हो सकती, जो चीज़ डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, वो हमेशा कंजर्व ही रहेगी, भले ही वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती रहे। तो आप बस इतना याद रख लेना कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, जैसे कि काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट हो रही है। और भी डिफरेंट टाइप की एनर्जी होती है, बट अब आपका सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो उसका कन्वर्जन बताना कोई सेंस नहीं बनता यहाँ पर। ठीक है, ऑल राइट। अभी हमारा छोटा सा टॉपिक आता है, इसे हम कहते हैं पावर। पावर क्या होता है, बेसिकली वर्क अपॉन टाइम। एक वर्क किया गया, कितने टाइम में किया गया है, उसे हम पावर कह देते हैं। ठीक है, या फिर इसको कह सकते हैं एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो बेसिकली अगर मैं कहूँ कि एक बच्चा है, ठीक है, एक बच्चा है और ये समझ लो एक एक रोप है, ठीक है, एक रोप है। ठीक है, इसको इस रोप को चढ़ने में, ठीक है, लेट्स सपोज 400 जूल एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। ठीक है, और ये इस रोप को 4 सेकंड में चढ़ जाता है। ठीक है, तो पावर जनरेटेड बाय इस बच्चे के द्वारा पावर कितनी जनरेट होगी, वर्क कितना कर रहा है 400 जूल का, कितने देर में 4 सेकंड में। ठीक है, तो पावर कितनी जनरेट करेगा ये, बेसिकली 100 जूल पर सेकेंड। ठीक है, ये बात समझ में आई, या फिर जूल पर सेकेंड या फिर वॉट, यानी उसने 100 वॉट जो है, ठीक है, जूल पर सेकेंड या 100 वॉट उसने पावर जो है वो बेसिकली यूज करी इसमें। ठीक है, ऑलराइट। देखो, फिर जो आपके घरों में, ठीक है, एनर्जी की जो यूनिट आती है ना, ठीक है, एनर्जी की यूनिट आती है, वो क्या होगा, एनर्जी क्या होगी यहाँ पर, देखो, पावर इनटू टाइम। ठीक है, तो जो आपके घर में लाइट आती है ना, ठीक है, वो किस तरीके से बेसिकली काउंट होती है, उसकी यूनिट किस तरीके से बनती है, तो कमर्शियल यूनिट ऑफ
एनर्जी, ठीक है, वो क्या होती है, किलो वॉट आवर। जो पावर होती है हमारे, उसकी ऐसा यूनिट वॉर होती है, वॉट होती है, ठीक है, और एनर्जी होती है पावर इनटू टाइम। तो बेसिकली जो यूनिट कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी होती है ना, उसमें वॉट की जगह हम किलो वॉट लेते हैं और टाइम को सेकंड की जगह आवर में लेते हैं, ठीक है। तो 1 किलोवाट कितना होता है, 1000 वॉट। 1 किलोवाट का मतलब 1000 वॉट, और 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3.6 इंटू 10⁶ जूल, ठीक है। तो 1 किलोवाट आवर में, 1 किलोवाट आवर एनर्जी में 3.6 इंटू 10⁶ जूल होते हैं, ठीक है। और यही 1 किलोवाट आवर जो होता है ना, ठीक है, वो आपकी घर में जो मीटर में एक यूनिट बनती है, ठीक है, वो यही होता है 1 किलोवाट आवर। जब आप एनर्जी कंज्यूम करते हो तो आपके मीटर में एक यूनिट शो करता है, ठीक है। अगर मैं इसका आपको एक एग्जांपल दूं ना, एग्जांपल देखो, लेट्स सपोज आपके घर में एक 100 वॉट का बल्ब है, ठीक है, जो आप रोज रात को 6 आवर्स के लिए जलाते हो, ठीक है। तो आप कितने यूनिट एनर्जी कंज्यूम करोगे, एनर्जी की कितनी यूनिट कंज्यूम करोगे, तो आपको उसको निकालना है ना। तो आप लिखोगे एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। पावर किस में, वॉट में, किलोवाट में। 100 वॉट का मतलब क्या हुआ, 0.1 किलोवाट, ठीक है। और टाइम आपका आवर में ही रहेगा, ठीक है, आवर में ही रहेगा। तो आवर में कितना, 6 आवर, ठीक है। तो 0.1 इंटू 6, 0.6 किलोवाट आवर आप जो है वो एनर्जी कंज्यूम करोगे, यानी कि 0.6 यूनिट आप एक दिन में, इन 1 डे, एनर्जी कंज्यूम करोगे, कंज्यूम करोगे। समझ में आया कि अगर आप 100 वॉट के बल्ब को 6 घंटा एक दिन में जलाते हो, ठीक है, तो एक दिन में इस वजह से आपके मीटर में 0.6 यूनिट जो है वो बढ़ जाएगी। ऑलराइट, ये बात आई होप आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो अभी तक इसमें आपको क्या क्या याद रखना है, बेसिकली ये इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं कि अगर आप इतने वॉट के बल्ब को इतनी देर तक चलाओगे, फिर इसमें कुछ एडिशनल भी देता है कि अगर 10 दिन तक जलाओगे तो एक दिन में 6 यूनिट आएगी। तो 10 दिन में कितनी यूनिट, एक दिन में 0.6 यूनिट आ रही है इस केस में, तो 10 दिन में कितनी आएंगी, 0.6 इंटू 10, ठीक है। तो आ जाएगा आपका 10 दिन में आपकी 6 यूनिट, आप आपके मीटर में दिखाएगा कि आपने 6 यूनिट जो है एनर्जी कंज्यूम करी है इस बल्ब को रोज 6 आवर तक जला के 10 दिन तक, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो इसमें इसके लिए फॉर्मूला लिख लो कि कितनी यूनिट एनर्जी यूज करते हो आप, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, पावर इन किलोवाट एंड टाइम इन आवर्स, ठीक है। तो ये आप एनर्जी यूज करोगे, इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि आपको जो वॉट दिया हुआ है ना, उसको हमेशा किलो वॉट में कन्वर्ट कर लेना। जैसे अगर 100 वॉट है, इसका मतलब 0.1 किलोवाट, अगर 1000 वॉट है यानी कि 1 किलोवाट, अगर 2000 वॉट है यानी कि 2 किलोवाट, ठीक है। और हमेशा जो टाइम रखना वो आवर्स में रखना। अगर वो कह दे कि 30 मिनट तक यूज करते हैं ना रोज, इसका मतलब हाफ आवर होगा, तो आप 30 मिनट नहीं रखेंगे, यहाँ पर 1/2 रखेंगे, ठीक है। तो ये बात याद रखना कि इसमें जो जो बेसिकली हम किस फॉर्म में रख रहे हैं, आवर में रख रहे हैं और किलोवाट में रख रहे हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चा यही गलती करेगा क्योंकि वो 100 वॉट को किलोवाट में कन्वर्ट नहीं करेगा, उसकी फिर एनर्जी आएगी बहुत ज्यादा। बोले 100 वॉट का बल्ब इतनी यूनिट देगा, तो फिर चला लिया हमने घर, दे दिया बिजली का बिल, ठीक है। ऑलराइट, ठीक है। फिर यहाँ पर बेसिकली हमारी कुछ एडिशनल चीज़ें आती हैं, वो देख लो। जो कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो ले लो। एडिशनल क्या पूछ सकता है, बट हाँ एग्जैक्ट बुक में मेंशन नहीं है, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है ना, प्रेशर, उसको हम मेज़र करते हैं बैरोमीटर से। अच्छा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम मेज़र करते हैं बैरोमीटर से, तो ब्लड प्रेशर को किससे मेज़र करते हैं, अगर आपने पढ़ा होगा तो मैंने पढ़ा रखा है, उसे हम कहते हैं स्पिग्मो मैनोमीटर, स्पिग्मो मैनोमीटर, ठीक है। तो वो बात की बात है, ठीक है। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की अगर मैं बताऊं तो कितना होता है, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। ये होता है 101.3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर आप पास्कल कह सकते हो, पास्कल या फिर पास्कल, ठीक है। तो पास्कल जो होती है वो एसआई यूनिट होती है प्रेशर की, ये बात याद रखना कि पास्कल होती है वो एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, ठीक है। ये बात अच्छे से याद रखना कि एसआई यूनिट प्रेशर की होती है पास्कल, ठीक है। ऑलराइट,
फिर देखो, फिर एक एक आती है आपकी बर्नौली थ्योरम, बर्नौलीज थ्योरम। ठीक है, बेसिकली है फ्लूइड मैकेनिक्स का पार्ट, बट आप देख लो क्योंकि इस पर क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, और शायद से इस बार भी आया था, आई गेस, मेरे को याद नहीं है एग्जैक्टली। ठीक है, तो इसकी आप इक्वेशन देख लो, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। ठीक है, तो इसमें P जो है वो प्रेशर है। ठीक है, रो डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। ठीक है, V जो है वो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड। ठीक है, रो फिर से डेंसिटी है, डेंसिटी है। ठीक है, G है आपका एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, ठीक है, और H जो है बेसिकली एलिवेशन होता है, जिस एलिवेशन ऑफ पाइप, बेसिकली जिस पाइप के अंदर फ्लूइड फ्लो कर रहा होता है ना, उसमें कुछ एलिवेशन होता है, कुछ हाइट गेन होता है उसमें। ठीक है, तो वो एच होता है। तो आपके परस्पेक्टिव से देखो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि जो बेसिकली क्या है, जो बर्नौली प्रिंसिपल है ना, वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, वो प्रेशर पे डिपेंड करता है, वो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, वो हाइट पे डिपेंड करता है, और वो डेंसिटी पे डिपेंड करता है। तो अगर इस तरीके से पूछेगा ना कि बर्नौली प्रिंसिपल इंक्लूड्स, ठीक है, तो प्रेशर, वेलोसिटी, डेंसिटी और हाइट, ये चारों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि बर्नौली की प्रिंसिपल में आती हैं। ठीक है, तो आपको वैसे इतना पता होना चाहिए कि बर्नौली प्रिंसिपल की या बर्नौली थ्योरम की इक्वेशन क्या है। ठीक है, तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आएगी। दोबारा से रिपीट करता हूँ, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। अब पढ़ाने को यार बहुत कुछ है, लेकिन आपके एग्जाम के परस्पेक्टिव से इतना इंपॉर्टेंट है तो मैंने यही बताया, इसके ऊपर नहीं आएगा आपसे बर्नौली थ्योरम में। ठीक है, फिर यहाँ पर एक चीज़ आती है ना, देख लो, एक चीज़ होती है स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ बेसिकली क्या कहता है कि जैसे एक कोई फ्लूइड है, फ्लूइड है, ठीक है, फ्लूइड है, विस्कस फ्लूइड है, विस्कस फ्लूइड है, विस्कस बेसिकली थोड़ा गाढ़ा है वो। जैसे कि शहद होता है, शहद थोड़ा गाढ़ा होता है तो हम उसे विस्कस फ्लूइड कहते हैं। ठीक है, बेसिकली विस्कोसिटी क्या होती है ना, विस्कोसिटी जो होती है, विस्कोसिटी जो होती है, ठीक है, वो बेसिकली गाढ़ापन होता है। अगर कॉमन बात में कहूँ तो गाढ़ापन को विस्कोसिटी कहते हैं। ठीक है, तो जब इस फ्लूइड में आप एक समझ लो मेटल बॉल गिराओगे ना, मेटल बॉल गिराओगे, ठीक है, तो ये बेसिकली इसका जो मोशन होगा ना वो अपोज होगा, जैसे हम वाटर में देख रहे थे। ठीक है, एक बायलेंट फोर्स लग रही थी, इसी तरीके से इस ये जो विस्कस फ्लूइड होगा ना, ये इसमें एक अपोजिट फोर्स लगाएगा। ठीक है, जो इसकी स्पीड को कम करेगी, जो इसकी स्पीड को लगातार कम करती रहेगी। ठीक है, ठीक है, तो यहां से हमें स्टोक्स लॉ मिलता है। तो स्टोक्स लॉ क्या कहता है, व्हेन अ सॉलिड मूव्स थ्रू ए विस्कस मीडियम, ठीक है, इट्स मोशन इज अपोज्ड बाय ए विस्कस फोर्स डिपेंडिंग ऑन द velocity and shape and size of the body। तो बेसिकली आपको इसमें क्या याद रखना ना, जो विस्कस फोर्स होती है वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है आपकी वेलोसिटी पे, जिस वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट गिर रहा है उस विस्कस फ्लूइड में। ठीक है, शेप पे, उस शेप और साइज क्या है उस ऑब्जेक्ट का, उस पे। ठीक है, तो ये जो वेलोसिटी होती है ना, ये जो वेलोसिटी होती है इसको हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, अगर इसका फॉर्मूला देखना चाहो तो आप देख सकते हो, ये होता है √2mg/ρ/a/cd। ये सी डी है ना, ये होता है ड्रैग कोफिशियंट, कोफिशियंट। ठीक है, एम आपको बताइए मास है,
मास। जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। रो है बेसिकली जो फ्लूइड है उसकी डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, ठीक है। और ए एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, एरिया ऑफ, तो ये बताता हूँ क्या लिखा है, इसे तो बताता हूँ, ठीक है। ए एरिया है, एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा है। तो बेसिकली इसको इसी तरीके से लिख लेना। अगर बाई चांस पूछ लेगा टर्मिनल वेलोसिटी किसी चीज़ पे डिपेंड करती है तो आप इस फॉर्मूले की हेल्प से बता पाओगे, ठीक है। फिर यहाँ पर कुछ गैस से रिलेटेड, गैसेस से रिलेटेड लॉ आते हैं, ठीक है। वो देख लो, बस फटाफट देख लो, वो सीधा 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 पूछ लेता है उससे, ठीक है। तो देख लो, एक आता है सबसे पहला हमारा बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, ठीक है। तो एक इक्वेशन होती है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, पढ़ी होगी आप लोगों ने, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ये आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं वैसे, आइडियल गैस इक्वेशन, इक्वेशन, ठीक है। इसमें पी जो होता है वो प्रेशर होता है, ठीक है। वी जो होती है वो वॉल्यूम होती है, ठीक है। एन नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। आर हमारा होता है गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट, ठीक है। और टी होता है टेम्परेचर, ठीक है। तो यहाँ पर एक सेकंड ये लिख दो मैं, ठीक है। ये होता है, तो बॉयल्स लॉ कहता है ना, बॉयल्स लॉ कहता है कि अगर आप टेम्परेचर कांस्टेंट कर दोगे ना, टेम्परेचर कांस्टेंट कर दोगे, ठीक है, तो जो प्रेशर होगा ना वो वॉल्यूम के इन्वर्सली हो जाएगा। देखो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया तो नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रहेंगे और गैस कांस्टेंट तो अपने आप में कांस्टेंट है ही। तो बेसिकली ये किस तरीके दिखाई देगा आपको, मैं करूँ तो पी वी इक्वल टू टी दिखाई देगा, पी वी इज प्रोपोर्शनल टू टी। अब टी कांस्टेंट हो गया ना तो पी 1/v आ जाएगा। तो आप वॉल्यूम बढ़ाओगे ना, तो वॉल्यूम बढ़ाओगे तो प्रेशर घटेगा, और प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम घटेगी, ठीक है। तो इतना याद रखना कि बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, ठीक है। बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, ये बात याद रखना। मैं इसकी ट्रिक भी बता दूंगा अभी आपको याद करने की, ठीक है। फिर आता है आपका चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ में क्या होगा, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। और एक आता है इसमें गे ल्यूसेक्स लॉ, गे ल्यूसेक्स लॉ। इसमें क्या होगा, इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाती है, वॉल्यूम कांस्टेंट, ठीक है। तो बॉयल्स लॉ में, ये हटाया तो मैं यहाँ से, अच्छे से याद रखना, बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट, चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट, एंड गे ल्यूसेक्स लॉ में वॉल्यूम कांस्टेंट, ठीक है। तो उसकी मैंने तो ऐसे याद किया था, टी पी वी और बी सी जी। तो टेम्परेचर बॉयल्स लॉ में कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर चार्ल्स लॉ में कांस्टेंट रहेगा, और वॉल्यूम जो है वो गे ल्यूसेक्स लॉ में कांस्टेंट रहेगी। तो टी पी वी बी सी जी, ठीक है। तो आई होप अब आप इसको इस तरीके से याद रखोगे, क्योंकि पूछ लेता है कि बॉयल्स लॉ में क्या कांस्टेंट रहेगा, चार्ल्स लॉ में क्या कांस्टेंट रहेगा, गे ल्यूसेक्स लॉ में क्या कांस्टेंट रहेगा। तो स्टेटमेंट के फॉर्म में अगर पूछ लेगा तो आप बता पाओगे कि बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट रहता है, और गे ल्यूसेक्स लॉ में वॉल्यूम कांस्टेंट रहती है। ऑलराइट, तो मैंने आपको वर्क एंड एनर्जी चैप्टर था, ठीक है, वो पूरा पढ़ा दिया है। क्वेश्चन आएंगे इसी में से आएंगे, वरना इसके बाहर से नहीं आएंगे, ठीक है। तो आई होप अब आप इस चैप्टर को, इस चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे उसको कर पाओगे, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़ना, नोट्स बनाना और कंटिन्यूसली रिवाइज करना, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।